हम लगातार न्यूज नेशन पर आपके सामने गुजरात के मतदान संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। और हम आपको यह भी बता दें कि न्यूज नेशन आपके सामने प्रस्तुत करेगा एग्जिट पोल, जो कि अपने आप में बहुत सटीक होगा, क्योंकि न्यूज नेशन के तमाम संवाददाताओं ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जगह जगह घूमकर यह एग्जिट पोल आपके लिए मुहैया कराया है। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी मतदान अपने आखिरी चरण में है। हम आपको बता दें कि 2 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ चुका है, उसके हिसाब से 47.4% की वोटिंग वडोदरा में हो चुकी है, 48.85% की वोटिंग वडोदरा में हुई। इसके पहले मैं आपको अहमदाबाद का फिगर बता रहा था, और कुल मिलाकर जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले से काफ़ी बेहतर होता दिख रहा है। आखिरी घंटे की ये वोटिंग चल रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो लगातार लंबा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हालांकि हमने देखा कि कैसे पिछले बार के मतदान के चरण में 4.5% मतदान प्रतिशत कम रहा उसके पहले के मुकाबले, यानी कि 2012 के मुकाबले। लेकिन लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की, और इन लंबी कतारों के आधार पर माना जा रहा है कि दूसरे चरण के इस मतदान में पोलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये 2 बजे तक के आंकड़े हैं, अनुमान है, यानी 3 घंटे और बचे हैं गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए, और 2 बजे तक 47% मतदान का प्रतिशत रहा है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस के प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे। प्रदर्शन हो रहा था, जिनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि राहुल गांधी को आखिरकार चुनाव आयोग ने क्यों नोटिस भेजा, खास करके तब जबकि इंटरव्यू गुजरात के एक टेलीविजन चैनल ने चलाया था, और उसके साथ साथ कुछ और अन्य टेलीविजन चैनलों ने उस इंटरव्यू को दिखाया था। बीजेपी के विरोध की वजह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यह नोटिस दिया है, और उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, और हम आपको यह बता दें हमारे तमाम संवाददाता जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे ये समझने के लिए कि आखिरी दौर के इस मतदान में क्या चल रहा है। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी जब अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने पहुंचे और उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, वो रोड शो में तब्दील हुआ। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे बढ़ते हैं। गुजरात में मतदान खत्म होने के अब कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है, लेकिन सुबह से लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्व महाराजा से लेकर क्रिकेटर तक और राजनेताओं से लेकर बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी हैं जो मतदान करने वहां पहुंचे हुए थे, और ये तस्वीरें उनकी हम दिखा रहे हैं अभी। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन। इनके साथ साथ कई बड़े नेता पहुंचे हैं गुजरात में अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करने, फिर चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हों, या केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता मौजूद हैं। पूरब पटेल अहमदाबाद से हैं, धीरेन्द्र पुंडीर मेहसाणा से हैं, विकास श्रीवास्तव वडोदरा से हैं, और नीरज दाहोद से है। और उसके साथ साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं मोहित राज दुबे कांग्रेस के दफ्तर से। शुरुआत मोहित आपसे करें। पहले भी, यानी कि अगर हम 2014 की बात करें, उस वक्त भी जब उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब मतदान किया था, और उनके विवाद इस बात को लेकर हुआ था कि उन्होंने अपने वोट के निशान की उंगली दिखा दी थी, और उसे लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। आज भी वही बात होती दिख रही है। चुनाव आयोग ने उस वक्त भी कुछ नहीं किया था, लेकिन आज के प्रदर्शन का मतलब क्या है कांग्रेस के नजरिए से? देखिए अजय जी, प्रदर्शन बड़े नेता करने वाले थे। अहमद पटेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक गहलोत जैसे नेता प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे, लेकिन ये प्रदर्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद महिलाओं को वहाँ पर भेजा गया, जो महिला विंग है, खासतौर पर कांग्रेस की महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर गई, प्रदर्शन करने लगी और ये मांग करने लगी कि नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली भी दिखाई और रोड शो भी किया। लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई बड़ा एक्शन
नहीं लिया है कांग्रेस की रणनीति आगे की आपको ये भी बताते चले कि आने वाले दिनों में इस मसले को उठाती रहेगी, सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी। लेकिन राहुल गांधी का साक्षात्कार जिस तरीके से सामने आया है, कई चैनलों ने दिखाया, उसको लेकर भी चुनाव आयोग कदम उठाएगा, ये हमको खबर मिल रही है। जी बिल्कुल मोहित। एनके सिंह साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी आपस में तकरार कर रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर, और कांग्रेस का यह कहना कि दरअसल इलेक्शन कमीशन आज, चुनाव आयोग आज भारतीय जनता पार्टी के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहा है, इस तरह के आरोप क्या हमारे तमाम संवैधानिक संस्थानों पर बड़े सवाल नहीं खड़े करते? दो चीजें हैं, एक तो सीजर्स वाइफ शुड बी अबव बोर्ड। इलेक्शन कमीशन पिछले 30 साल से जिस शिद्दत से ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आज आपका वोट परसेंटेज अगर देश में बढ़ा है, इसमें इसी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन क्या, हम ये मान सकते हैं उसकी नीति, उसकी नीयत सही हो, लेकिन अगर सेक्शन 126(1)(b) को देखेंगे आप तो अटर कंफ्यूजन है। हम मीडिया के लोगों को, हमारे आपके बीच में कंफ्यूजन है कि इसमें हम क्या करें। जैसे कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया, उसी समय उसी दिन अमित शाह ने भी दिया है, और यही कांग्रेस का कंप्लेंट है। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे और राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को ये पहले तो 126(1)(b) को पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा, और ये चूंकि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है, ये पार्लियामेंट से इसको और क्लैरिफाई करना होगा। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के पहले इंटरव्यू दिया था, एक दिन पहले दिया था। बिल्कुल। और अगर वो दिया था उसमें कुछ नहीं हुआ, तो आज राहुल गांधी पे क्यों हो रहा है और अमित शाह पे क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरे ख्याल से एक नाराजगी का सबब है। चूंकि हम आज भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की संस्था बड़ी ही अच्छी है, इसलिए उसको साफ दिखाई देना चाहिए। सिर्फ है इतने से काम नहीं चलेगा, तो बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पे कॉग्निजेंस ले और एक नोटिस और भी दे, जो कि आज कोई घटना, वर्चुअली रोड शो था, मोदी जी जब वो पैदल निकल के गए, वो इट अमाउंट्स टू रोड शो था, वो ऐसे में एक नोटिस दे, तब इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी ज्यादा सही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क हो सकता है, अपनी दलील हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच अहमदाबाद चलेंगे। हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरब, ये आखिरी घंटा चल रहा है वोटिंग का, कितना उत्साह अब तक नजर आ रहा है, और जो कुछ नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर दिखा है बवाल, क्या उसकी भी कुछ झलक अहमदाबाद की सियासत में दिख रही? अनुराग, देखिए 2 बजे तक के आंकड़े की बात की जाए तो 2 बजे तक करीब 48% वोट डल चुके थे, और अभी तक 4 बजे के आंकड़े आए नहीं है, तो जाहिर है उसमें 7 या 8% की बढ़ोतरी ज़रूर हुई होगी। तो ये कह सकते हैं कि ये अहमदाबाद और पूरे जो सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात का जो वोटिंग रेशियो है वो लगातार ऊपर जा रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि 71% वोटिंग रेशियो था, इस बार उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हर ज़िले में देखा जाए तो हर ज़िले में 55% से ऊपर लोगों ने वोट डाले हैं। प्रधानमंत्री के शो की बात की जाए तो देखिए, उंगली दिखाना कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन उंगली दिखाकर आप जो 200 या 300 मीटर चले हैं लोगों के साथ, हालांकि भीड़ बहुत थी, मैं खुद वहां पर मौजूद था, 5000 से ज़्यादा लोग वहां पर प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को उलटफेर कर दिया, यानी कि एक कैंपेन के तौर पर कर दिया, चुनाव प्रचार खत्म भले ही हो चुका हो, लेकिन जिस तरह से वो इस तरह से उंगली दिखाकर 300-400 मीटर चले, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज था पूरे गुजरात में, क्योंकि जिस दूसरे चरण में जितने भी इलाके हैं उनको एक बूस्टअप मिलेगा, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप मिलेगा कि हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता इसी तरह से चलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। अब मामला हुआ है, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने इससे पहले यहाँ वोट डाला था तो कमल के साथ सेल्फी खिंचाई थी, तब देश में ज्यादा सेल्फी को लोग जानते नहीं थे, लेकिन वो सेल्फी का भी एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, मामला चला था, कोर्ट तक पहुंचा था। जी बिल्कुल, यही सवाल धीरेन्द्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब तकरीबन 500 मीटर से 800 मीटर तक पैदल चलना और उसके बाद तमाम लोगों के बीच में जाना, क्या भारतीय जनता पार्टी आज ये साबित करने पर लग गई है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए वो कुछ भी और किसी हद तक जाने को तैयार है? और क्या गुजरात के चुनाव आज तमाम हदों को पार कर चुका है?
धीरेन्द्र, ऐसा लगता है हम आपकी बात नहीं सुन पा रहे, इसलिए हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आइए जरा चलते हैं वॉर रूम और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे न्यूज़ नेशन की टीम लगातार उन आंकड़ों का बंदरबाट आपके सामने प्रस्तुत करने की जद्दोजहद में लगी है, जिसके दम पर हम आपको अपना एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। नावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नावेद, बिल्कुल नावेद के पास चलने की कोशिश करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां की रहे हैं। लेकिन सर, उससे पहले चलते हैं वडोदरा, जहां विकास श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। वडोदरा प्रधानमंत्री की कर्मस्थली। विकास, किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में दिखा इस आखिरी घंटे में, खासकर कि वो घर से बाहर निकलें और वोट की ताकत का इस्तेमाल करें? अनुराग, बिल्कुल एक मशरूब शहर में देखा जाता है कि चुनाव के आखिरी घंटों में मतदाता आते हैं मतदान केंद्र पर, वो लेट हो गए रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर मुझे इस समय वडोदरा में देखने में नहीं मिल रही है। 2 बजे तक के आंकड़े हमारे पास हैं। 48.85% मतदान हुआ, जो कि संतोषजनक है, लेकिन उसके बाद एक किस्म की कंसिस्टेंसी, एक किस्म का रिदम जो है वो मतदान केंद्रों पर नहीं देखने में आ रहा है। मैं तस्वीरों के ज़रिए बताता हूँ। मैं पिछले घंटे भर में तकरीबन 5 पोलिंग बूथ पर जा चुका हूँ और मैंने पाया कि बनिस्बत सवेरे के अब कतारें सिकुड़ती जा रही हैं, छोटी हो चली हैं, और इसके अलावा जो मतदान की रफ्तार है वो भी बहुत धीमी हो चली है। और इसी वजह से मैं इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ये 50% का जो 2 बजे तक का आंकड़ा है, ये पिछले बार से हमें आगे ले जा रहा है। पिछले बार वडोदरा में 62% वोट पड़े थे, जो कि औसत दर्जे का एक टर्नआउट था। लेकिन अब की बात जिस रफ्तार जो रफ्तार धीमी पड़ी है, खासकर 2 बजे के बाद, ऐसा लगता है कमोबेश आंकड़े पिछले बार के जैसे ही होंगे। और जैसा कि चुनावी नतीजों के विश्लेषक बताते हैं कि सत्ता परिवर्तन करना है या कोई बदलाव लाना है, तो ये बेहद ज़रूरी होता है कि मतदाता अपने घर से बाहर निकले, वो वोट करे, टर्नआउट ज़्यादा हो। लेकिन ऐसी कोई स्थिति फिलहाल वडोदरा के तमाम कंस्टिट्यूएंसीज में होती दिख नहीं रही है। वडोदरा के राजनीतिक समीकरणों की मैं बात करूं तो बीजेपी का गढ़ समझा जाता है इसे। 10 विधानसभा सीटों पर 9 में बीजेपी काबिज है, जबकि एक निर्दलीय विधायक है और वो भी आगे चल के बीजेपी को समर्थन दे देता है। तो गढ़ तो ये बीजेपी का है, लेकिन टर्नआउट जितना हो रहा है, 2 बजे तक आया है, उसे देखकर नहीं लगता कि कोई भारी फेरबदल अब की बार होने जा रहा है। धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, हमने आपसे ये जानना चाहा था कि प्रधानमंत्री ने तकरीबन 400 से 800 मीटर के आसपास पैदल चलकर लोगों के बीच में जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, क्या उसका असर दरअसल ये पड़ सकता है क्या, या यूं कहें हम कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर गुजरात में अपना दमखम बनाए रखना चाहती है और इसके लिए जो संभव कोशिश या जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो कर ही देना चाहती है, चाहे इसके लिए कोई खामियाजा क्यों न उठाना पड़े? देखिए अजय जी, जीतने वाले की खामियां बाद में गिनने के लिए रह जाती हैं। शायद ये बात है जिसके लिए नरेंद्र मोदी अपने कंधे पर इस पूरी कैंपेन को ढोते रहे। अगर आप पूरा 1.5 महीने का वो देखते हैं, सर्कल देखते हैं, तो वो अकेले हैं जो लगातार पूरी की पूरी बीजेपी को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। लोगों की नाराजगी जो स्थानीय नेताओं से, उनकी पार्टी के नेताओं से है, उससे उलट वो सिर्फ अपना और जो लोगों का रिश्ता है उसको वापस जोड़ना चाहते हैं। यानी अपनी जो लीडरशिप है, जो स्थानीय लीडरशिप है, और वोटरों के बीच की खाई को वो अपने से पूरा करना चाहते हैं। और इसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, उसको दांव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम पूरी कैंपेन को यहां ना दोहराएं, तब भी सबको याद है कि कैंपेन में क्या क्या हुआ। एक प्रधानमंत्री के पद को लेकर जो बातें की गई, या फिर हम आखिरी दौर में देखें कल के उनके जो, अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से परसों चुनाव अभियान को समाप्त किया गया, उसके लिए किस तरह किया गया, और उसके बाद अब ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर पूरी बीजेपी को यहां ढोया है। क्योंकि पूरी बीजेपी यहां, कम से कम आप जब फील्ड में देख रहे होते हैं तो लोगों से वो लगातार दूर दिख रही थी, लोगों के बीच में। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर यहां के लोगों के अंदर आज भी अजय जी, अगर मैं कहूं तो सबसे बड़े लीडर मानने का भाव दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब के बीच नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दाहोद से। नीरज, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, दाहोद आदिवासी बहुल इलाका है गुजरात का। उज्ज्वला की शुरुआत प्रधानमंत्री ने वहां से की, एक तरीके से व्यापक संदेश देने के लिए। लेकिन जो मतदाता हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को और क्या उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल अनुराग, देखिए हम आपको बता दें कि पूरे गुजरात से थोड़ा सा हटकर दाहोद के हालात हैं। 6 सीट है इस जिले में, जिसमें से 5 एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं और 1 जनरल कैटेगरी की सीट है। और इसीलिए यहाँ के इश्यूज बाकी गुजरात में चल रहे रिजर्वेशन से लेकर तमाम चीज़ों से थोड़े से अलग हैं। लेकिन ये तमाम वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अभी अभी अपना वोट
करके लौटे हैं और हम सीधे इनसे जान लेते हैं कि दरअसल इनके लिए क्या इशू है जिसके जरिए ये नई सरकार चुनना चाहते हैं। जरा आप बताइए क्या इशू है आपके लिए? इस बार का वोट हर बार के वोट की तरह खुशहाली का वोट है, सत्य को जिताने का वोट है और जो गुजरात के अंदर शांति है उसके लिए वोट है और हर बार की तरह इसी तरह वोटिंग की है। कि आपने वोट किया है, आपका इशू क्या है? मेरा इशू रिन्यूअल है, गवर्नमेंट रिन्यू करना है और दूसरा हम जातिवाद पे वोट देना नहीं चाहते थे तो हमने डेवलपमेंट के हिसाब से वोट दिया है। 22 साल से भाजपा का शासन है, यहाँ की हर प्रजा चाहती है कि 22 साल से जो शासन है उसका परिवर्तन चाहती है। ये देखिए यहाँ हमने बात की है और इसके बाद कुछ लेडीज भी यहाँ हमारे साथ। जरा आप बताइए आप कहाँ से आए, वोट आपने किस लिए किया है? मैं अमेरिका से आई हूँ, पर मैं इंडिया में मेरे लड़के की शादी के लिए आई थी, पर मुझे लगा कि मोदी को जिताना है तो वोट देना जरूर है। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए लोग जी, यहाँ जो है ये तमाम वोटर्स हैं जिनसे हम सीधे पूछ रहे हैं, सबके लिए इश्यू अलग अलग है, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं और उसके चलते ये सब पहुंचे जरूर हैं बूथ तक। महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं जिन पर इस बार मतदान हुआ है? पटीदार आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा, इसके साथ साथ जीएसटी और नोटबंदी बड़ा मुद्दा रहा जिस पर भी मतदान की बात कही जा रही है। विकास जाहिर सी बात एक बड़ा मुद्दा रहा लेकिन उसकी चर्चा न के बराबर हुई। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हालांकि नहीं हुई लेकिन महंगाई एक मुद्दा है जिसे लोग मानते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश की है लेकिन इसका जवाब गुजराती अस्मिता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की। एंटी इनकम्बेंसी क्या वाकई में अपना रंग दिखा पाएगी गुजरात में? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है लेकिन हाँ यही मुद्दे हो सकते हैं जिन पर संभावित तरीके से वोट डाले गए होंगे। लेकिन इन सब के बीच सीधे चलते हैं अपने सहयोगी नवेद के पास न्यूज नेशन के वॉर रूम में और नवेद से समझने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और आगे की तस्वीर किस तरीके की नजर आती है, लेकिन अभी तक की मौजूदा स्थिति भी क्या है? नवेद जी, अजय जी और अनुराग, देखिए हम वॉर रूम में मौजूद हैं। मुद्दों की बात हो रही थी, मुद्दे कई सारे हैं लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो कौन से मुद्दे से ताज हासिल करेंगी, क्योंकि सबने अपने पैतरे आजमाए हैं, सबने अलग अलग तरीके से इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की है लेकिन जीत का फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा दोनों को अभी तक नहीं पता है। ये हम वॉर रूम में हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार वॉर रूम का नज़ारा दिखा दूंगी। ये वो जगह है, न्यूज़ नेशन जो सबसे सटीक और सबसे बड़ा एग्जिट पोल करने का दावा कर रहा है वो यही वॉर रूम की वॉर मशीनरी है जहां से निकालकर हम लेके आएंगे और बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमारे दर्शकों को लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सबसे बड़ा और सबसे सटीक है तो उसके लिए हम क्या तैयारियां कर रहे हैं और कैसे हम इसे बताने वाले हैं और ये सबसे सटीक होने वाला है उसकी थोड़ी सी एक रूपरेखा जान लेते हैं। हमारा एग्जिट पोल सबसे सटीक क्यों हम कह रहे हैं? हमारा एग्जिट पोल सबसे सटीक इसीलिए है क्योंकि हमने जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको ग्राउंड लेवल पे भेजा है। हर एक पोलिंग बूथ को वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा सर्वे निकाल रहे हैं। हमने किसी एजेंसी या किसी को वो नहीं किया है, हमारे खुद के रिपोर्टर्स ग्राउंड लेवल पर जाकर हर एक से बात कर कर हर एक पोलिंग बूथ को आइडेंटिफाई कर कर रिप्रेजेंटेटिव पोलिंग डेटा जो होता है वो निकाल रहे हैं। इसीलिए हमें पता है कि जो हमारा डेटा होगा वो बहुत सटीक होगा। तो अभी आपके पास कुछ तो आंकड़े होंगे लेकिन आप बताने वाली नहीं है। इंतजार करिए, 6 बजे आपको सबसे पहले आंकड़े मिलना शुरू हो जाएंगे तो 6 बजे तक इंतजार करिए। तो इंतजार कीजिए क्योंकि थोड़ा सा और इंतजार, सबसे सटीक मुद्दे आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। कुछ मुद्दों की चर्चा हो रही थी तो ऐसे कौन से मुद्दे? जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभी जरा चलते हैं हमारे संवाददाता मोहित के पास। मोहित के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह इस वक्त मौजूद हैं। मोहित, आरपीएन से जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस जो इतना विरोध कर रही है और चुनाव आयोग को दरअसल बीजेपी की बी टीम बताने लगी है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर आगे बातचीत होगी या फिर 18 तारीख को नतीजे आने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा? जी अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है क्योंकि विकास का मुद्दा चला था और मुद्दा आ गया है कि रोड शो आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है। मोदी जी ने रोड शो किया कि नहीं किया, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है, एक सवाल है। कंप्लेन आपने कर दी है, क्या इस वक्त इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए? आरपीएन सिंह साहब देखिए, लगातार जितने वहाँ कानून हैं, 7 तारीख के बाद प्रधानमंत्री जी ने 8 तारीख को वोट मांगे, वहाँ मैनिफेस्टो उन्होंने 8 तारीख को रिलीज़ किया जब 9 तारीख को पोलिंग थी। हमने ये सारे सबूत ईसी को दिया है
अफसोस की बात है कि ईसी जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी बनकर काम कर रही है। दुख की बात है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती थी जिस पे देश को फक्र होता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इलेक्शन कमीशन होता है वो निष्पक्ष चुनाव करवाती है, पर इस बार अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। वो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ही पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। ये घटना देश ने देखी है। लेकिन राहुल गांधी का भी इंटरव्यू चला जो नहीं चलना चाहिए था। अगर नहीं चलना चाहिए था या चलना चाहिए था ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी तो मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है, इलेक्शन के दिन रोड शो हो रहा है, 8 तारीख को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं जब 9 को इलेक्शन था कि 9 तारीख को वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। उनके ही अमित शाह जी भाषण देते हैं, प्रेस वार्ता रखते हैं एयरपोर्ट में जो सरकारी बिल्डिंग है। पीयूष गोयल जी उन्होंने भाषण यहाँ दिया गुजरात के इलेक्शन के बारे में, प्रधानमंत्री जी ने फिक्की में गुजरात के बारे में वार्तालाप की। तो इलेक्शन कमीशन को दोहरे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों साफ दिखाई दे? गुजरात में ही क्यों आरपीएन सिंह साहब, गुजरात में ही सब कुछ देखने को मिल गया, जैसे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव हो रहा है। देखिए, जब हैरानी और परेशानी प्रधानमंत्री जी मान चुके हैं और उनकी पार्टी मान चुकी है, वो हार रहे हैं, अंत में ये सब काम करके किसी तरह जीतना चाहते हैं, पर गुजरात की जनता ने उनको नकार दिया। आपने विकास की बात की, आपने नोटबंदी की बात की, आपने जीएसटी की बात की। जी जी अजय जी, जरा ये पूछे कि जिस आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस आज ये मानती है कि कांग्रेस ये चुनाव जीत जाएगी गुजरात में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर डालेगी? क्योंकि अब तो अध्यक्ष पद पर खुद राहुल गांधी आसीन है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि चुनाव आपके हाथ से निकल जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। अभी कांग्रेस गुजरात में जीत रही है, इसके बारे में और कुछ सोचने की आप सबको आवश्यकता ही नहीं है। जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया गुजरात में, जो सवाल राहुल गांधी जी ने विकास के मुद्दों पर उठाया, प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दुख की बात है 23 साल गुजरात में सत्ता में रहने के बाद जो भी सवाल गुजरात की जनता ने उनसे पूछा, हमारे पार्टी ने पूछा, राहुल गांधी जी ने पूछा, उसके पास जवाब ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी। और आप ये सोचिए कि किन चीज़ों की चर्चा होने लग गई कि पाकिस्तान की बात अब गुजरात में होने लग गई। तो क्या हम कहें कि सी प्लेन कराची से आया था? तो अब क्या ये मुद्दे हो गए? एक सवाल है कि अगर बीजेपी हारती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, चलिए इसका जवाब बीजेपी के नेता से लेने की कोशिश जरूर करेंगे। मोहित आप बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे और लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन एनके सिंह जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो महत्वपूर्ण सवाल अभी अजय जी ने किया, आपको लगता है इस सवाल का जवाब दोनों राजनीतिक दल के नेता तलाशने की कम से कम कोशिश कर रहे होंगे कि अगर कोई भी सत्ता खोता है, सत्ता में नहीं आता है, तो जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? बहुत जाहिर बात है कि ये पूरी लड़ाई जो गुजरात की थी वो मोदी बनाम राहुल की थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी के पास कैडर स्ट्रक्चर भी था, राहुल के पास वो कैडर स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अचानक 3 वर्गों का जो नेतृत्व था वो उनके साथ हो गया और ये एक बड़ा फायदा मिला जो राहुल गांधी के पास था। तो कैडर ना रहने के बावजूद अगर राहुल गांधी बेटर करते हैं तो ये श्रेय राहुल गांधी को जाएगा, और अगर कैडर रहते हुए बीजेपी को कोई नुकसान होता है तो उसका श्रेय भी, उसका डिस्क्रेडिट भी मोदी जी पे जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बीजेपी वाले से पूछे, जब ये सवाल पूछेंगे कि अच्छा बीजेपी जीतती है तो किसको श्रेय जाएगा, सीधे कहेंगे मोदी जी को जाएगा। कांग्रेस का पूछिए, आरपीएन सिंह से पूछिए कि अच्छा अगर जीतते हैं तो किसको जाएगा, सीधे कहेंगे कि हमारे राहुल गांधी को जाएगा और साथ में एक जोड़ देंगे कार्यकर्ता को जाएगा। लेकिन जब हारने का पूछेंगे तो इतना ही, अगर कल जगह हार भी जाते हैं तभी यही जानना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि गुजरात में जिस तरह से अभी जो तमाम ओपिनियन पोल सामने आए हैं, सभी ओपिनियन पोल ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दी, कम से कम ऐसा होता दिखा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि ये ओपिनियन पोल सही निकलते हैं, राहुल गांधी ने पूरा दमखम दिखाया, क्या इसके बावजूद राहुल गांधी को विफल माना जाएगा या राहुल गांधी का जो नया अवतार है उस अवतार के आधार पर माना जाएगा कि ये तो अंगड़ाई थी, असली लड़ाई बाकी है? नहीं, राहुल गांधी की विफलता तो ऑलरेडी 2014 में स्टेब्लिश हो चुकी है।
राहुल गांधी विफलता से कुछ भी अगर सफल होते हैं तो कुछ क्रेडिट उनको मिल सकता है। राहुल गांधी ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, कांग्रेस फेल हो चुकी है जी। ऐसे में अगर पोल परसेंटेज भी बढ़ता है, मान लीजिए सरकार नहीं बना पाते तो भी माना जाएगा। पहली बात तो यह कि राहुल गांधी में पहली बार पॉलिटिकल एक्यूमेन वो नजर आया, बुद्धिमत्ता नजर आई, कंसिस्टेंसी नजर आई कि एक कोई नेता है जो लगातार लड़ रहा है। वरना इनकी तो हालत ये थी कि जब बड़े मुद्दे कंट्री के आते तो पता नहीं कहां चले जाते थे। कनके सिंह जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे गुजरात विधानसभा में मुद्दों को आप किस तरीके से आंकते हैं। विकास पागल हो गया है, यहां से शुरुआत हुई थी और अहमदाबाद में सी प्लेन के साथ विकास की एक झलक भी दिखी थी। देखिए, जनता के जहन में तो विकास रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों पार्टीज ने इस बात की कोशिश की कि इससे हट के हम बाकी चीज़ों पे चले जाएं। और आपने देखा कि किस तरह डीजेनरेट हुआ कि पाकिस्तान भी आ गया, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का मंदिर जाना भी आ गया, मणिशंकर अय्यर भी आ गए, मणिशंकर अय्यर भी आ गए। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो डेलिबरेटली नहीं चाहता है कि विकास एक रियल मुद्दा हो। राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन अगर आप देखें तो एक भी जवाब नहीं आया। हालांकि बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अपोजिशन में है तो वही उठाएगी और बीजेपी को जवाब देना है, इसलिए लेकिन ये विकास मुद्दा नहीं रहा। जनता के जहन में पिछले 22 साल के विकास को लगातार वो देख रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है उसने अपना ओपिनियन उसी के बेसिस पे फॉर्म किया है।